जी शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है। पहला सवाल, चूंकि आज हम 60 क्वेश्चन करने हैं हमने, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे। इन प्लानिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ पीपल डाटा इट इज एडवाइजेबल टू। जब आप प्लान कर रहे होते हैं डाटे को कलेक्ट करने के लिए, तो क्या एडवाइस किया जाता है, क्या कहा जाता है कि क्या करना चाहिए? ओरिएंट टीचर्स एंड पीपल टू द पर्पस ऑफ डाटा। टीचर्स और पीपल स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि डाटा कलेक्ट करने का मकसद क्या है। बात ठीक है। सेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेंबलिंग डाटा। उस डाटे को जो हमने कलेक्ट करना है उसको असेंबल करना, उसको इकट्ठा करना, उसको जोड़ना, उसको तरतीब लगाना, इसके लिए किसी की सेंट्रलाइज किसी की ड्यूटी लगानी चाहिए। ये बात भी ठीक है कि डाटा जो लिया है उसको असेंबल करने के लिए हैव द सेम पर्सन गैदर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा। अब एक बंदा इतने तरह का डाटा कैसे लेगा? अब हैं बहुत सारे लोग, तो बाकियों ने क्या कहते हैं अंकड़ा लेने आए हैं बाकी लोग। तो ये वाला जो है वो होगा, तो कंट्रोल ए एंड बी होगा। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट्स डज नॉट बिलोंग विद द ग्रुप? कौन सा जो है वो फॉलोइंग गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ग्रुप के लिए नहीं होता? यानी जहां पे जिसके अंदर ज्यादा सारे लोग वहां पे यानी कि उसके अंदर नहीं होते, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा या उसके अंदर ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर हर एक से लिया जा सकता है, हर एक से क्वेश्चनियर हर एक से फिल करवाया जा सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। ऑटोबायोग्राफीज, हर शख्स ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकता है, नो इशू। ऑक्यूपेशनल स्टडी, क्योंकि बात हो रही है गाइडेंस की, इस तरह के सवाल कहीं और भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बात को समझिए। ऑक्यूपेशनल स्टडी मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हर शख्स का ऑक्यूपेशन मुख्तलिफ है। ऑक्यूपेशन आपका इंटरेस्ट, डिस इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो सारी चीजें आपकी जो है वो आती हैं ऑक्यूपेशनल स्टडी के अंदर आती हैं। तो ऑक्यूपेशनल जो है ना, यानी जो आपका है ना, हर शख्स की फील्ड, हर शख्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हर शख्स का काम करने वो मुख्तलिफ होता है। तो ऑक्यूपेशन एक तरह का नहीं होता। यानी आप एक ग्रुप है आपके पास 10 लोगों का, 20 लोगों का, आप उन 20 लोगों को एक ही तरह की गाइडेंस नहीं दे सकते। यानी एक ही तरह से आप, हाँ जी मैं आप सबको इंजीनियरिंग के मुतालिक बताऊंगा क्या, वो इंजीनियर बनना भी नहीं चाहता। पहले ये तो देखिए उनमें से कौन इंजीनियर बनना चाहता है, कौन डॉक्टर बनना चाहता है, कौन किस फील्ड में जाना चाहता है, उसके मुताबिक। तो ऑक्यूपेशनल स्टडी ग्रुप की सूरत के अंदर जो है वो नहीं होती। ठीक है। स्टडी है ऑब्जर्वेशन मिल के हो सकती है, कौन कैसे पढ़ रहा है, तो ये ऑक्यूपेशनल स्टडी है। वर्ड ऑक्यूपेशन को आपने अपने ज़हन में इस तरह रखना है कि ये इंडिविजुअलिटी की बात करता है, कि हर शख्स का इंडिविजुअल का कैलिबर मुख्तलिफ है, हर शख्स की इंडिविजुअल की सलाहियत मुख्तलिफ है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। द ऑटोबायोग्राफी हैज द एडवांटेज ओवर द क्वेश्चनियर इन टर्म्स ऑफ, जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, ये इसका एडवांटेज क्या है, क्या वो वैलिडिटी होती है? देखिए ऑटोबायोग्राफी, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा, क्या वो वैलिड होगी? कैसे पता चलेगा कि वो वैलिड है? तो ऑटोबायोग्राफी में वैलिडिटी तो नहीं होती, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, ये इन चीजों से हट जाता है। रिएक्शन ऑफ द पीपल टू हिज इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी वो जो मेरी ऑटोबायोग्राफी कोई बंदा पढ़ेगा, तो या मेरी ऑटोबायोग्राफी एक तो ये है कि मेरे उस माहौल का नतीजा जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ और उसके असरात मेरे ऊपर होंगे, और वो उस मेरी ऑटोबायोग्राफी से, उसके अपने इन्वायरमेंट से एक स्टूडेंट क्या असरात ले रहे हैं, क्या फायदा ले रहे हैं वो। तो वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, ये वाली जो है ना वो ऑटोबायोग्राफी के अंदर हमें एक किस्म के नहीं होती। ठीक है। लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है। A well organized community survey can be expected to produce information concerning, एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइजिंग जो कम्युनिटी सर्वे होगा, कैन बी एक्सपेक्टेड टू, कैसी वो प्रोड्यूस करेगा इंफॉर्मेशन। नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन परसूड इन द कम्युनिटी, नंबर्स और काइंड्स ऑफ
इंफॉर्मेशन जो ऑक्यूपेशन है वो देखेगी, ट्रेनिंग नीडेड स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑक्यूपेशन, कि मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स और स्किल्स चाहिए ऑक्यूपेशन के लिए, ट्रेनिंग फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटी फॉर कल्चरल परसूट, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जो है ना, वो इन सारी चीजों को देख रही होगी कि हमारे पास ट्रेंड, जो गाइड करने वाले ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें बहुत सी ऑक्यूपेशंस का पता होना चाहिए, वो सोसाइटी को जाननी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन का उन्हें पता होना चाहिए। यानी वही बंदा अच्छी तरह गाइड कर सकेगा जो जिसके पास वेरियस ऑक्यूपेशन का नॉलेज होगा, और जो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन के अंदर सर्व कर चुका हो, या मुख्तलिफ चीजों को जानता हो, या जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी जो कल्चर के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज वगैरह के मतलब जानता हो, तो वो बेहतर है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। इन कंडक्टिंग अ कम्युनिटी सर्वे, कम्युनिटी यानी लोगों से, मुआशरे से जो आप सर्वे करते हैं, इट इज डिजायरेबल, उसके अंदर क्या चीज डिजायरेबल है? ऑर्गेनाइजिंग अ स्टीयरिंग कमेटी विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कम्युनिटी ग्रुप्स, के ऐसे लोग होने चाहिए जो कम्युनिटी से ताल्लुक रखने चाहिए, यानी वो उस कम्युनिटी सर्वे के अंदर। कंसल्ट द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड लेबर यूनियन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, यानी आप देखें उस इलाके की जहां कम्युनिटी से आप डाटा ले रहे हैं, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी वहां पे कारोबार करने वाले लोग जो बड़े हैं, यानी जो एक उनकी यूनियन है, या लेबर यूनियन जो काम करने वाले मुलाजिम हैं, उनसे आप डाटा लें। ठीक है, काम करने वालों से भी लेना होता है, काम देने वालों से भी लेना होता है। मेक द ऑब्जेक्टिव एज जनरल एज पॉसिबल, अल्टरिंग देम एज द सर्वे प्रोसीड। अपने देखें, कभी भी रिसर्च के अंदर, कहीं भी गाइडेंस के अंदर, हमें बहुत जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। जनरल ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रॉडर होते हैं, उनका तो कोई सर पैर नहीं होता, उनकी तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, उनकी तो कोई डेट नहीं होती। हमें नैरो जाना होता है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। और बाकी जो दो ऑप्शन है कि हम डाटा लेने के लिए उस सोसाइटी कम्युनिटी ग्रुप से भी लेंगे, और उसके अलावा वहां की चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेबर यूनियन से भी डाटा लेंगे। इन प्रोवाइडिंग फॉर फॉलो अप एक्टिविटीज, फॉलो अप एक्टिविटीज को प्रोवाइड करने के लिए अ गुड गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटर टेक्स द एटीट्यूड दैट, तो अच्छा जो गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा? टेक दैट विदाउट द फॉलो अप ऑल गाइडेंस सर्विस आर इनकम्प्लीट। ये बिल्कुल बात ठीक है कि आपने किसी को गाइड किया और फॉलो अप नहीं लिया, बाद में नहीं पूछा हाँ जी आपका क्या बना, आपने को जो बताया था उसके मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ, जब तक नहीं बताएंगे तो गाइडेंस इनकम्प्लीट रहेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। फॉलो अप एक्टिविटीज आर नीडेड, फॉलो अप एक्टिविटीज जो है वो जरूरी है वाइल द पीपल इज इन स्कूल। बेसिकली फॉलो अप एक्टिविटीज ज्यादातर होती स्कूल के अंदर है, आपने उसको गाइड किया पढ़ाई के मतलब, बाद में ये बात भी ठीक ही रहती है। द डबल पोस्टल कार्ड मेक्स द बेस्ट फॉलो अप डिवाइसेस, ये कोई डिवाइस की बात करता है, पता नहीं पोस्टल कार्ड क्या होता है, इसको छोड़ें, आंसर ए एंड बी जो है वो ठीक है। इन मेकिंग फॉलो अप स्टडी, फॉलो अप स्टडी करते हुए द गाइडेंस वर्कर शुड, गाइडेंस वर्कर को क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेट द वर्क विद प्लान फॉर पोस्ट स्कूल काउंसलिंग, कि वो पोस्ट स्कूल, यानी जब आप गाइड करते हैं वर्कर को, तो पोस्ट स्कूल ये ठीक है। यूज एग्जिट इंटरव्यू एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन प्रिपरेशन, देखिए आप कोई गाइड कर रहे हैं ना, तो आपके उसके प्रीवियस रिकॉर्ड जो है, उसके जो इंटरव्यूज हैं, जो प्रीवियस ओरिएंटेशन है, उसको भी आपको प्रिपरेशन करने, यानी कहीं पे आप, मैं कोई बात करने जा रहा हूँ, कहीं तकरीर करने जा रहा हूँ, तो मुझे वहां पे लोगों का बैकग्राउंड या उनसे पहले क्या बातें हुई हैं, वो सारे कंटेक्स्ट में मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। प्लेस द एम्फोसाइज अपॉन ग्रेजुएट रेदर देन ड्रॉप आउट्स, आप जो है पढ़े लिखों के बजाय जो लोग ड्रॉप आउट हो उनके ऊपर फोकस करें। गाइडेंस चल फॉलो अप स्कूल के बच्चों पे चल रहा है, ठीक है। मेकिंग अ फॉलो अप स्टडी द गाइडेंस वर्कर शुड, तो वो स्कूल में होना चाहिए, जो ड्रॉप आउट जो चले गए उनके साथ नहीं होना चाहिए, तो ए एंड बी होगा। ये गाइडेंस के एमसीक्यूज हैं जो क्वालिफाई गाइड के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, क्वालिफाई गाइड के अंदर दिए गए एमसीक्यूज ये वाले हैं जो गाइडेंस के वहां पे। In which of the following is not an activity common to both follow-up studies and community occupational study? कौन सी एक्टिविटी कॉमन नहीं है फॉलो अप के अंदर और कम्युनिटी के अंदर? सिक्योरिंग एन आउटसाइड स्पॉन्सर, सिक्योर करना और आउटसाइड कोई बैच हमें स्पॉन्सर करे, ये उसके अंदर शामिल नहीं है। ये ओरिएंटिंग द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट को तैयार करना, उनका ट्रायल करना, डिवाइजिंग द क्वेश्चन, उनके उनके जो क्वेश्चन डिवाइस करना जो उनके उन्होंने आंसर करने होते हैं,
तो जो है ना पहले वाला ए ऑप्शन जो है सिक्योरिंग एंड आउटसाइड स्पॉन्सर, ये वाला जो है वो ये एक्टिविटी नहीं है फॉलो अप की। कि फॉलो अप के अंदर हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, उनके लिए कोई स्पॉन्सर तलाश नहीं करना। इन इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर को इंटरप्रेट करने के लिए द काउंसलर शुड रिमेंबर डेट, जो काउंसलर है उससे रिमेंबर करना चाहिए, क्या रिमेंबर करना चाहिए, परसेंटाइल रैंक बिलो 50 आर लो, अबव 50 आर हाई। कि वो लोग जिनका परसेंटाइल रैंक 50 है, 50 से कम है या ज्यादा, ये देखना चाहिए। इंटरेस्ट टेस्ट स्कोर अबव द मीडियन एज सिग्निफिकेंस, के जो टेस्ट स्कोर है वो मीडियन आज यानी वो मीडियन दरमियान में होना चाहिए। एंड आई क्यू मस्ट बी टॉट ऑफ एज पॉइंट नॉट अरेंज, आई क्यू को एज ए या नॉर्म शुड बी चूजन विच फिट द पर्सन टेस्टेड। तो काउंसलर को काउंसलिंग करते हुए उसको वो नॉर्म्स बनाने चाहिए जो उस शख्स के लिए फिट हो, जो जिसको हम गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसके स्कोर्स को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए वो वाला क्राइटेरिया वो देखेंगे जो उसको बेस्ट सूट करे, बेस्ट तरीके से जहां पे हम टेस्ट कर सकें। इन इंटरप्रेटिंग अप्रेजल डाटा, अप्रेजल डाटा को, अप्रेजल डाटा से मुराद ये है कि जब किसी को आपने चेक किया है तो उस डाटे को इंटरप्रेट करना है। द काउंसलर नीड हैव लिटिल आर नो कंसर्न अबाउट द, तो जो काउंसलर है उससे या तो बिल्कुल नहीं या बहुत कम जो है वो उसको होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। ग्रुप फ्रॉम विच द नाम्स वर डिराइव्ड, ग्रुप, वो ग्रुप जहां से नॉर्म्स डिराइव किए गए हैं। यानी अब बात थोड़ा समझनी है सवाल को, कि डेटे को इंटरप्रेट करना है और जो काउंसलर है उसको सबसे कम अहमियत किस चीज को देनी है, कि उस ग्रुप को फ्रॉम विच द नॉर्म्स, जहां पे इससे नॉर्म्स हमने बनाए हैं, या रिएक्शन ऑफ द काउंसिली टू द सिचुएशन, कि उस सिचुएशन के अंदर काउंसिली का रिएक्शन, कंडीशनिंग गवर्निंग द टेकिंग ऑफ द टेस्ट, या क्वेश्चन ऑफ व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एन एप्टीट्यूड इज इननेट। देखिए रिसर्च इसके अंदर ना, गाइडेंस हो, साइकोलॉजी हो, एजुकेशन हो, इसके अंदर में बड़ा ही पॉजिटिव होना पड़ता है। ठीक है, एक आइडियल तरह का इन्वायरमेंट है। अब जब आप किसी के अप्रेजल कर रहे हैं, उसके डेटे को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो सबसे कम अहमियत आपने देनी है ना, वो आपने उसके इन्नेट को देनी है। इन्नेट से मुराद क्या है, कि वो चीजें जो कुदरतन लेके आए। देखिए हम बच्चे को असेस उसकी इन्नेट की बुनियाद पे तो नहीं करेंगे ना, उसके हम उसको आज ये तो नहीं देखेंगे कि ये गरीब घर में पैदा हुआ है या ये फलां लोअर क्लास से ताल्लुक रखता है, मतलब इन्नेट को नहीं देखेंगे उसका, बल्कि उसका फ्यूचर का एप्टीट्यूड देखेंगे, उसका माजी का एप्टीट्यूड जो है, माजी उसको इन्नेट जो है उसके अंदर बिल्ट है ना, उस चीज को हम नहीं देखेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एन एप्टीट्यूड इज इननेट, तो इननेट उसके अंदर कितना है, पहले से खुदादाद कितना है, ये चीज हम नहीं देखेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है। एंड आइसोलेट इज वन, आइसोलेट जो है वो होगा हुज वोकेशनल एम्बिशन इज ग्रेटर देन एबिलिटी, जिसकी वोकेशनल एम्बिशन इज, उसकी इज ग्रेटर देन एबिलिटी, उसकी एबिलिटी से ज्यादा हो। यानी एंड आइसोलेट, आइसोलेट वैसे क्या कहते हैं, जो बंदा थोड़ा अलग अलग हो। अब इसमें अलग थलग बंदा कौन सा होगा, कि जिसकी एम्बिशन इज, या हुज प्लान आर नॉट इन कीपिंग विद द एबिलिटी, जिसके प्लान जो उसकी एबिलिटी से ना मैच करते हैं। whose behavior border on actual delinquency, जिसके बिहेवियर जो बॉर्डर है वो एक्चुअल डिलिंक्वेंसी में खैबाज के साथ शायद है। who has not been chosen by peers in a sociogram, वो बच्चा जिसको सोशियोग्राम होता है, सोशल कितना है उसको मेजर करना, तो जिस बच्चे को चूज नहीं किया गया अपने दोस्तों ने, अपनी पार्टी के अंदर, अपनी गैदरिंग के अंदर, अपनी सोशल ग्राउंड के अंदर उसको चूज नहीं किया, तो जाहिर बात आइसोलेट वही होगा ना, कि जिसको चूज नहीं किया गया, जो अलग थलग है, जिसको अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने पीयर्स के अंदर शामिल नहीं किया गया। इन मेकिंग अ केस समरी इट इज बेस्ट टू स्टार्ट विद, केस समरी करते हुए हमें, केस समरी यानी आप किसी भी केस होता है माजी का, किसी माजी के किसी इवेंट्स की आप जो है वो समरी बयान कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, द पीपल बर्थ डेट एंड प्लेस। आप जब स्टार्ट करें तो बच्चे की बर्थ डेट से स्टार्ट करें। द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द पर्सन, उस शख्स के प्रेजेंट स्टेटस से स्टार्ट करें। द सर्कमचांसेस ऑफ द रेफरल, वो जो रेफर उसके सर्कमचांसेस हालात से। द सिम्टम शोन बाय द चाइल्ड, वो जो सिम्टम जो है, जो अलामात है उनसे। जब भी आप कर रहे होंगे तो आपको उसको प्रेजेंट स्टेटस से शुरू करना है। ठीक है, आज मैं क्या हूं, आज से प्रेजेंट स्टेटस
स्टेटस से आपने किसी चीज की समरी जो बयान करनी है वो वहां से आपने प्रेजेंट स्टेटस से शो करनी है। कंसर्निंग कम्युलेटिव रिकॉर्ड वो होता है जिसके अंदर आपकी सारा कुछ आता है, बायोडाटा भी आ गया, आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड भी आ गया, यानी हर तरह का रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलेंगे द गाइडेंस वर्कर शुड रिमेंबर, तो गाइडेंस वर्कर को रिमेंबर रखना चाहिए द फाइल शुड बी केप्ट इन सेंट्रल लोकेशन, कि उसकी फाइल को सेंट्रल लोकेशन के ऊपर रखा जाए। सम ऑफ द डाटा हैव टू बी डुप्लीकेटेड, कुछ डाटा जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। यूनिफॉर्म रिकॉर्डिंग सिस्टम शुड बी यूज्ड, रिकॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। तो कम्युलेटिव है भी मुकम्मल हर चीज हर तरह से, तो ये कम्युलेटिव ऑल ऑफ द अबव ही होगा। Which of the following remarks would be least suitable for recording under the headings of teacher comments? Johnny shows evidence of, कौन से इसमें से रिमार्क्स जो हैं वो सबसे कम वुड बी लीस्ट सुटेबल फॉर रिकॉर्डिंग, जो कि सबसे कम रिकॉर्डिंग के अंदर उनकी अहमियत है, अंडर द हेडिंग्स ऑफ टीचर कमेंट्स। जो नहीं उस्ताद जो है ना वो कमेंट्स दे रहा है, तो कौन से जो है ना वो लीस्ट सूटेबल है, वो कौन सा कमेंट्स नहीं होना चाहिए, कौन सा कमेंट्स नहीं होना चाहिए। बीइंग ए नाइस बॉय विद हाई इंटेलिजेंस, आप नाइस बॉय हो और आपका इंटेलिजेंट लेवल हाई है। रीडिंग टू शेयर थिंग्स विद हिज मेट्स, अपनी दोस्तों के साथ जो चीजें शेयर करो। ये पोजेसिंग अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है। रिलेक्टेंस टू एक्सेप्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप जो है वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के अंदर रिलेक्टेंस है। हमने जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्स वुड बी लीस्ट सूटेबल, जो कम सूटेबल हैं फॉर रिकॉर्डिंग अंडर द हेडिंग्स ऑफ टीचर कमेंट्स, फॉर रिकॉर्डिंग के लिए अंडर द हेडिंग्स ऑफ टीचर कमेंट्स। जोनी शोज एविडेंस ऑफ, ये ना किसी शख्स ने, आई थिंक स्टूडेंट ने ना, जॉनी शोज एविडेंस ऑफ, टीचर्स के कमेंट्स हैं जो करता है, और जॉनी जो है ना वो एक लड़का है, उसने टीचर्स के कमेंट्स को जो है ना वो एज एविडेंस के ऊपर शो किया है। तो कौन सी चीज जो है वो वहां पे एक जो है वो टीचर्स को नहीं, टीचर्स को वहां पे शो करनी चाहिए, टीचर्स को वहां पे नहीं करनी चाहिए थी। इसका आंसर जो है वो है बीइंग ए नाइस बॉय विद हाई इंटेलिजेंस। ठीक है, बीइंग ए नाइस बॉय विद हाई इंटेलिजेंस, कि आपको जो है वो किसी को नाइस बॉय, या शायद वो कोई शिकायत लगाने के लिए आया है ना, तो आप उसका हाई इंटेलिजेंस से नाइस बॉय जो है ना, मैं इसको दो तीन जगह पे सर्च किया तो यही आंसर इसका जो है वो आ रहा था। तो बरल बीइंग ए नाइस बॉय विद हाई इंटेलिजेंस, ये वाला कमेंट्स टीचर को नहीं करना चाहिए। एज एविडेंस के तौर पे इसको जो है वो पेश कर रहा है कि ये एक लीड सूटेबल कमेंट्स है जो टीचर को जो है ना टीचर ने वहां पे किया है। तो शायद ये हो गई हाई इंटेलिजेंस के, हम बाकियों को जैसे ना जो है डिप्राइव समझ रहे हैं। ठीक है, यानी आप हाई इंटेलिजेंट है तो बाकी आप पुअर इंटेलिजेंस वाले समझ रहे हैं। तो इस तरह का शायद कोई हो सकता है, इसके अंदर बात हो सकती है। एक तो ना जो है ना वो हमें एजुकेशन को करने के लिए इंग्लिश कमाल की होनी बहुत जरूरी है, इंग्लिश जो है ना वो बहुत मैटर करती है इसको समझने के अंदर। कंसर्निंग द अप्रेजल ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की अप्रेजल यानी जांचना अपनी पर्सनैलिटी, इट कैन ट्रूथफुली बी सेड दैट, कौन सी बात सच्चाई के साथ की जा सकती है। मोस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज द ग्लोबल अप्रोच, बहुत से इंस्ट्रूमेंट ग्लोबल अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, द ग्लोबल अप्रोच इंप्लाइज ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, ये है, ये पता होना चाहिए। द ग्लोबल अप्रोच इंप्लाइज ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, जब ग्लोबल अप्रोच की ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगी। डिफरेंट अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट डिफरेंट आइडियाज ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट अप्रेजल होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी मिलेगी। द चीफ डिफिकल्टी लाइज इन डिवाइजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर देखें कि जब आप अप्रेजल के जांच रहे होते हैं पर्सनैलिटी को, तो जितने आपके अप्रेजल के इंस्ट्रूमेंट होंगे, यानी क्योंकि जांचना है ना, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पर्सनैलिटी को जांचना है, और पर्सनैलिटी जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, तो जितने आप इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लगाएंगे ना, डिफरेंट लगाएंगे, उतने आपको पर्सनैलिटी के मुतालिक डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे कि इस शख्स की पर्सनैलिटी ऐसे है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक्स, ये ना एक जो है वो वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक्स प्रॉपर एक जो है वो है दूसरा एक टर्म्स है।
ये स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, ठीक है। इसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी भी कहते हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है, एज आर मीन टू टेस्ट डायरेक्टली वन इंटरेस्ट इन द गिवन वोकेशन, ये किसी के इंटरेस्ट को जो है वो इससे मेजर कर सकते हैं। आर डिजाइन फॉर यूज विद पीपल फ्रॉम एज 10 टू अडल्ट, ये 10 से जो है वो बड़ी एज के लोगों की करते हैं। ये अज्यूम दैट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ सीज आर द सेम फॉर गिवन ऑक्यूपेशन, कंपेयर वन इंटरेस्ट विद दोज ऑफ पर्सन एंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन। तो इसके अंदर ये प्रॉपर ना, ये रट लगाने वाला सवाल कह लें, या ये आपको जो है वो थ्योरी समझने वाला सवाल है। तो ये इसके अंदर ना जो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट, इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक शख्स के इंटरेस्ट को दूज ऑफ द पर्सन एंगेज वेरियस जो किसी और दूसरी फील्ड के अंदर एक है उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको आप जो स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट बनाएं कि इसको आप जो है वो नेट से सर्च भी कर सकते हैं। Concerning a person interest, it can be said truthfully that किसी शख्स को के इंटरेस्ट को देखते हुए आप ट्रूथफुली कह सकते हैं दे आर इन बर्न रेदर देन डेवलप, ये पैदा हुआ है डेवलप नहीं हुआ। पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस देम, पास्ट एक्सपीरियंस इसके ऊपर असरात किए हैं। दे हैव जेल्ड बाय द एज ऑफ 16, पता नहीं क्या। दे आर रिलायबल इंडिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड। अब इंटरेस्ट जो है, कंसर्न पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, किसी के शख्स के इंटरेस्ट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब है आपको उससे उसके एप्टीट्यूड का पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल में क्या बनना चाहेगा, ठीक है। किसी के इंटरेस्ट की बुनियाद पे आप एप्टीट्यूड कर दे सकते हैं ना, कि दे आर कि उसको पता चल जाएगा कि ये इसका एप्टीट्यूड क्या है, मुस्तकबिल में ये क्या कर सकता है। तो वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे, पर्सनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे हम ये कर सकते हैं। एन एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, टेस्ट डायरेक्टली व्हाट ए पर्सन विल डू इन द फ्यूचर, कि एक बच्चा मुस्तकबिल के अंदर क्या करेगा, ये एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है, ठीक बात है। शोज व्हाट अ पर्सन कैन बेस्ट सक्सीड इन, ये बताता है कि किसके अंदर बच्चा कामयाब हो सकता है। रिवील द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज एप्टीट्यूड, तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली इसका काम क्या है, मुस्तकबिल के मुतालिक ही बताना है कि आप मुस्तकबिल के अंदर क्या कर सकते हो। द गाइडेंस वर्कर व्यूज द आईक्यू एज, एक गाइडेंस वर्कर जो है ना वो आईक्यू को कैसे देखेगा। द बेस्ट यूनिट अपॉन विच टू बी बेस होमोजीनियस ग्रुपिंग, कि बेस्ट यूनिट है जिसकी वजह पे हम होमोजीनियस ग्रुप बनाएंगे, कि आईक्यू की बुनियाद पे हम होमोजीनियस ग्रुप बना सकते हैं। अ फिगर विच चेंजेस लिटिल, वो फिगर जो थोड़ी बदलती है इफ एट ऑल थ्रू आउट द पीपल लाइफ टाइम, जो कि पूरी जिंदगी में स्टूडेंट्स की यानी कि जो आईक्यू है ना वो कोई नहीं बदलता। या समथिंग कोरिलेटिंग वेरी हाईली विद सक्सेस इन द ऑल स्कूल सब्जेक्ट, तमाम स्कूल सब्जेक्ट के अंदर सक्सेस से हमें पता चलता है। बट वन ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द टोटल पिक्चर ऑफ द चाइल्ड, वो कहता है कि गाइडेंस वर्कर व्यूज इन आईक्यू, एक आईक्यू को देखते हुए गाइडेंस वर्कर को उन्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ आईक्यू नहीं है बल्कि उस स्टूडेंट्स की टोटल पिक्चर देखिए, उसके अंदर और भी बहुत कुछ है, ठीक है। बट वन ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द टोटल पिक्चर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की शख्सियत के अंदर और भी बहुत कुछ है, सिर्फ आईक्यू नहीं है। तो एक गाइडेंस को सिर्फ आईक्यू को नहीं देखना चाहिए बल्कि बाकी चीजें भी उसके अंदर कमाल की हो सकती हैं। इन लार्ज हाई स्कूल द रेंज इन आईक्यू इज मोस्ट लाइकली टू बी, देखिए आईक्यू चूंकि हम कहते हैं कि क्लासरूम के अंदर एवरेज जो है ना वो हमारे 90 से 110 होता है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा हाई स्कूल है और वहां पे जो है ना वो कहाँ तक होगी कि अब हमारे पास 180 जो है ना 140 वो हमारे पास फतीन लोग होते हैं, यानी 140 तक जा सकते हैं, जाहिर बात एक बड़ा स्कूल है। तो 140 ये 70 से 140 तक हो सकता है। देखिए हमारे पास कौन से बच्चे जो होते हैं ना वो 70 वाले होते हैं, उससे पीछे तो पगले जमले आ जाते हैं। तो एक स्कूल या कॉलेज के अंदर हमारे पास 70 से लेके 140 तक के लोग होते हैं। 90 से 110 की बात हम करते हैं कि एक हाई स्कूल के अंदर, यानी एक क्लास के अंदर, अब बड़ा हाई स्कूल है उसके अंदर वो जहीन फतीन लोग भी होंगे, ठीक है। तो रेंज की बात की गई है, एवरेज की बात भी नहीं की गई। बात देखिए रेंज की बात की गई है, ना एवरेज की बात की गई है। और जो है वो एवरेज की बात होती फिर हम ये करते, तो लार्ज भी है तो 70 से 140 तक के बच्चे होंगे। जी। The best single predictor of the average grades in college thus far found is the, कौन सा सिंगल इंडिकेटर है जिससे एवरेज ग्रेड आप स्टूडेंट के अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रेड इन कॉलेज दस फार फाउंड है, जो उससे दूर। एवरेज इंटेलिजेंस टेस्ट, एवरेज ऑफ हाई स्कूल ग्रेड, एस्टिमेट्स ऑफ प्रिंसिपल स्कोर्स ऑन रीडिंग टेस्ट।
कि देखिए, आप एक बच्चे को कॉलेज लेवल के ऊपर उसके ग्रेड्स का एप्टीट्यूड देखना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो कॉलेज लेवल पे करने से पहले हमें हमें किसको करना होगा? कॉलेज लेवल पे करना होगा, देखना होगा बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रेडिक्ट करेगा। तो हम उसकी परफॉर्मेंस को किस लेवल पे देखेंगे? हाई स्कूल लेवल पे देखेंगे ना, हाई के बाद कॉलेज आता है ना। तो एवरेज ऑफ हाई स्कूल ग्रेड्स की बुनियाद पे हमें पता चलेगा कि बंदा हायर एजुकेशन के अंदर कितना परफॉर्म करेगा, यानी अगली हायर क्लास के अंदर कॉलेज लेवल पे वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये हमें हाई स्कूल के ग्रेड से पता चलेंगे। हाई के बाद चूंकि कॉलेज होता है, तो हाई के ग्रेड्स पे हम अंदाजा लगा सकेंगे ये कॉलेज लेवल पे कैसा परफॉर्म करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग परपोर्ट्स टू मेजर म्यूजिकल एप्टीट्यूड, ये बदल कौन सा म्यूजिकल एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए सी शोर टेस्ट होता है। ये वाला जो म्यूजिकल जो है ना, म्यूजिक वगैरह उसको समझता है, बस इसको सी शोर है, इसको कोई नहीं, इरेलीवेंट है ये। अचीवमेंट टेस्ट शुड बी यूज प्राइमरली, जो अचीवमेंट टेस्ट है उसको कैसे किस काम के लिए यूज करते हैं? एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर टीचर, मतलब टीचर जो नंबर देता है वो एक सब्स्टिट्यूट है। टू फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ ए प्यूपल वीकनेस, बच्चे की जो वीकनेस है उसको। टू प्रोवाइड द टीचर विद द बेसिस ऑफ मार्क्स, टीचर को मार्क्स मिलते हैं। टू हेल्प द प्यूपल एवेल्यूएट, तो हम इससे असल बेसिकली ना अचीवमेंट टेस्ट से हम बच्चे की लर्निंग को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि बच्चे ने क्या कैसा परफॉर्म किया है। बाकी इसका जो है ना वो ये बी भी ठीक बनता है कि हम बच्चे की वीकनेस भी हमें मिलती है, लेकिन ज्यादा सूटेबल ये वाला बन जाएगा। द हार्ट ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस का हार्ट जो है वो काउंसलिंग है, ठीक है। हार्ट ऑफ गाइडेंस कहते हैं, काउंसलिंग को कहते हैं। अ फिसेड प्रॉब्लम इज वन विच, फिसेड प्रॉब्लम वो होता है कि जो जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द काउंसलर टेंटेटिव कंक्लूजन द कंसिडरी सब्स्टिट्यूट फॉर द रियल प्रॉब्लम इन्वॉल्व द क्लाइंट इन हाई डिग्री ऑफ, because it is always associated with psychosis, involve the client in the high degree of emotional, एक मिनट, जहाँ पे फिशिएट प्रॉब्लम वो होता है कि कॉन्स्टली सब्स्टिट्यूट फॉर द रियल प्रॉब्लम, कि उसको एज रियल प्रॉब्लम के तौर पे जो है वो जो है वो फेसिएट प्रॉब्लम के अंदर वो देख रहा होता है। यानी वो प्रॉब्लम जो रियल लाइफ के अंदर फेस करते हैं उसे फेस्ड प्रॉब्लम या फेसिएट प्रॉब्लम जो है वो कहा गया है। जिक्सा, जिक्सा एक लर्निंग की स्ट्रेटजी है जहां पे हम लोग जो है ना, एक उस्ताद है उसने बच्चे को पढ़ाया है, वो उसको एक को एक चैप्टर पढ़ाया, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा चैप्टर पढ़ाया। पहले वाले को कहता हूँ दूसरे स्टूडेंट को अपना चैप्टर पढ़ाया, दूसरे वाले को कहता हूँ आप पहले वाले को पढ़ाओ, तीसरे को कहता हूँ आप अगले को पढ़ाओ, फिर उसको पढ़ाओ। इस तरह करके ये जो लर्निंग हमारी चल रही होती है। A counseling in counseling the term hypothesis, hypothesis recommendation of treatment theory which have to be tested, ये theory which have to be tested जिसको हम टेस्ट करते हैं उसको हम hypothesis बोलते हैं। hypothesis will always be tested, ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट सिनोनिम किस चीज का? इंसाइट इज टू बी ए गुड वर्किंग रिलेशन, डिसलाइक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो ये गुड वर्किंग रिलेशन होता है। रिपोर्ट क्या है? गुड वर्किंग रिलेशन है, यानी रेपो बिल्ड करना। आप किसी के साथ कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो पहले आप उसका रेपो बिल्ड करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंडक्ट ऑफ एन इंटरव्यू, इंटरव्यू करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ अ केस समरी, आप समरी तैयार करें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड रिपोर्ट, आप एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करें इंटरव्यू से पहले, रेपो यानी बिल्ड करें। चॉइस ऑफ प्रेजेंट सराउंडिंग, अच्छा सराउंडिंग, अच्छा माहौल देख रखें। और डेरिवेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ बी और सी दोनों ठीक है। देखिए, जब भी आपने इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आपको उस शख्स से जिससे सवाल जवाब करने हैं, आपकी उसको पहले रेपो बिल्ड करनी जरूरी है, ताकि वो आपको जो है वो सवाल जो है उसका जवाब यानी देखिए, अगर रेपो नहीं बिल्ड होगी तो बंदा आपको जवाब कैसे देगा? यानी इंटरव्यू के लिए रेपो बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा ये चॉइस का प्लेसमेंट सराउंडिंग, कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो भी ठीक है। तो ज्यादा इस रेपो ठीक है, बाकी बहरहाल ये दोनों ठीक हैं, बी और सी दोनों ठीक हैं। इन इंटरव्यूइंग एन इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन, एक बंदा है वो इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसका इंटरव्यू करेंगे? तो काउंसलर को टेल हिम टू काम डाउन इफ ही विशेस टू रिसीव हेल्प, कि काउंसलर से बताया कि भाई चुप कर जा, खामोश हो जाओ अगर आप मुझसे मदद चाहते हो तो। शो हिम हाउ रेडिकुलस इट इज फॉर हिम टू गेट एक्साइटेड, कितना बदतमीज आदमी है, कितना तजहीक है आपका रवैया है।
उसे ये बताना चाहिए लेट हिम ब्लो ऑफ स्टीम बिफोर अटेम्प्टिंग एनी हेल्प। यानी उससे जो है ना अपना गुस्सा निकालने दें कोई मदद करने से पहले, ठीक है। ब्लो ऑफ स्टीम यानी कोई उससे गुस्सा करने से पहले उसको जो है वो आप उसकी उसको गुस्सा निकालने दें। प्रोमिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ ही गिव्स यू चांस, कि भाई चुप कर जा, अगर तू चुप करेगा तो तेरा मसला सॉल्व होगा। तो इसका सी ऑप्शन है कि देखिए जब आप किसी को कर रहे हो ना, किसी को डिस्टर्ब बंदा आपके पास आया है, डिस्टर्ब बंदा मतलब इमोशनली डिस्टर्ब है, ऐसे शख्स की आप जो है ना वो उसकी पहले बातें सुन लें फिर अपनी बात करें, ठीक है। आपने लड़ाई नहीं करनी, बस उसको ना उसको अपना गुस्सा निकालने दें। बिलो हिज अटेम्प्टिंग एनी हेल्प। साइकोथेरापी इज बेस्ट अपडेटेड टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग। साइकोथेरापी के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा आते हैं, तो वो इमोशनल होते हैं, साइकोलॉजिकल, वोकेशनल। तो साइकोथेरापी के अंदर हमारे पास इमोशनल अपसेट्स होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। द साइकोथेराप्यूटिक मेथड ऑफ गाइडेंस। साइकोथेराप्यूटिक यानी कि ऐसा साइकोथेरापी टाइप जो है ना जो गाइडेंस का प्रोग्राम मेथड होता है, तो वो क्या है, सपोर्ट द गिविंग ऑफ एडवाइस इन द काउंसलिंग। काउंसलिंग को एडवाइस करते हैं हम। एम्फसाइज द यूज ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड। फॉर द कम्युलेटिव रिकॉर्ड कैसे बनाना है वो बताते हैं। इज द डायरेक्टिव मेथड ऑफ काउंसलिंग पीपल। हम इससे इसके बच्चे की डायरेक्ट काउंसलिंग कर रहे होते हैं। प्लेसेस कॉन्फिडेंस इन द पीपल एबिलिटी टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि वो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकें। ये डी ऑप्शन ठीक है। देखिए आप थेरापी कर रहे हैं ना, उसके साथ गुफ्तगू के अंदर उसको उसको बता रहे हैं, तो आप उसको जो है ना बच्चे को एबिलिटी टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम, आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि वो अपना प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व कर सके। गाइडेंस या काउंसलिंग इनका पर्पज ये होता है कि उसको अपने काबिल बनाना। इन नो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग द काउंसलर। दो तरह की काउंसलिंग, तीन तरह की है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव के अंदर क्या होता है, डायरेक्टिव के अंदर तो जो बताने वाला है वो बात करता है, उसकी सुनता कोई नहीं है, कम सुनता है। और नॉन डायरेक्टिव के अंदर क्या होती है कि उसके अंदर जो है वो हम सवाल डायरेक्ट नहीं करते बल्कि बच्चे की सुनते हैं। तो गिव एडवाइस हम वहां पे एडवाइस नहीं करते, हम वहां से इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते। एक्ट एज ए साउंडिंग बोर्ड, हम वहां पे साउंडिंग बोर्ड बन जाते हैं, हम उसकी बातें सुनते हैं बस, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर हम अपने उसकी बातें सुनते हैं, अपने सुपरवाइजर की जो भी हमारा होता है। तो ये एक तो ऐसे आंखें बंद हो रही हैं ना मेरी, पता नहीं कि जैसे मैंने पता नहीं क्या चीज कोई खा के बैठा हूँ। रॉजर काउंसलिंग मेथड आर अडेप्टेड टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग। रॉजर की जो काउंसलिंग मेथड है आर अडेप्टेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए है, एजुकेशनल गाइडेंस के लिए है, वोकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए, डीप सीटेड इमोशनली बच्चों के लिए है। तो ये जो है ना रॉजर की जो काउंसलिंग है ना इसकी, ये उन लोगों की जो डीप सीटेड इमोशनल, जो बड़े सोच फिक्र तदब्बर गौर व फिक्र करते हैं, पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, तो डीप सीटेड इमोशनल जो है ना वो इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू रॉजर थ्योरी, रॉजर की थ्योरी के मुताबिक द काउंसलर, काउंसलर को कैसा होना चाहिए, क्लोज फ्रेंड होना चाहिए, नियर रिलेटिव होना चाहिए, वन ऑफ द फैमिली होना चाहिए, नन ऑफ द अबव होना चाहिए। ऐसे ही है, ये यूं करके ना बैठा हूँ कोट पहन के, और यूं करके बैठा हूँ वो है ही, मतलब ना ऐसा पीसफुल होके बैठा हूँ तो फिर नींद आनी है। नहीं, काउंसलर जो है ना देखो, जो रॉजर के नजदीक या कोई भी हो, तो काउंसलर आपका फ्रेंड आपकी काउंसलिंग कैसे कर सकेगा, ठीक है। फ्रेंड, जो काउंसलर है ना ये ऐसा शख्स होना चाहिए जो हमें आके हमारी फैसिलिटेट करे ना, तो उसका क्लोज फ्रेंड होना जरूरी है। अब यहाँ ये बात देखें ना, आप क्लोज फ्रेंड, इसका मतलब है कि सिर्फ वही लोग अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं जिनका कोई क्लोज फ्रेंड काउंसलिंग करता है, ठीक है। कोई रिलेटिव, जिनका रिलेटिव से तो कभी भी काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, वो तो ताने दे दे के आपको मार डालेंगे। वन ऑफ द फैमिली, नहीं, ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा। कोई भी हो सकता है जो नॉलेज में ज्यादा है, एक्सपर्ट है, वो हमारी बात सुनेगा, तो वो नन ऑफ द अबव होगा। रॉजर्स क्लेम दैट हिज थेरापी, रॉजर कहता है कि जो मेरी थेरापी है ना ये क्या करती है, इज virtually फूल प्रूफ इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ये बड़ी फूल प्रूफ है, बंदे को पागल नहीं बनाया जा सकता इसमें। प्लेस अ प्रीमियम ऑन वर्बल इंटरचेंज, ये वर्बल इंटरचेंज के लिए प्रीमियम है। कैन इवन बी अप्लाइड टू कॉलेज टीचिंग, क्या ये इसको कॉलेज टीचर के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इज द रिजिड टेक्निक,
तो ये रॉजर कहता है कि इसको जो है ना, जो मेरी ये थ्योरी है ना, आप इसको कॉलेज लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज की टीचिंग के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन द फाइनल एनालिसिस द इफ, मैं कहता हूँ जो पढ़ाई के महीने होते हैं ना, ठंडे मीठे मौसम होते हैं, वो उनके अंदर पढ़ाई होती है। जैसे ये आपके जो है ना सितंबर अक्टूबर चला है, नवंबर भी चला है, ये ठंडे मीठे मौसम थे, फुल प्रोडक्टिव, इनके अंदर जो है ना वो बंदा काम। अब तो सर्दी में जो है ना, सर्दी रिजाई के बगैर, कंबल के बगैर बैठे तो सर्दी, पढ़ा नहीं जाता। और कंबल में बैठे तो फौरी नींद सर्दियों में। सुबह बंदा तुलता रहता है, हालांकि इतनी बड़ी दिन इतना छोटा है कि पता ही नहीं चलता गुजरते हुए। और जो है वो रात जब होती है, उस वक्त जो है रजाई से और उससे निकलने को दिल ही नहीं करता। रात 4 बजे उठना था, यकीन करिए अलार्म भी लगाया था 4 बजे का, कि रात जल्दी सो गया था तो अलार्म लगाया। मैं 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करते हुए 6 बजे जाके उठा हूँ, कि जमात के साथ नमाज पढ़नी है 6:15 बजे, तो 6 बजे उठ गया। तो ये करके हालत होती है, बड़े रिजाई में ही होते हैं। और लेकिन निकलने की हिम्मत नहीं होती, बस 5 मिनट और सो लें यार, 10 मिनट सो लें यार, कोई नहीं, इतना काम कोई नहीं, आज काम थोड़ा है। खुद को ढारस, एक खुद ही कहता हूँ, उठता हूँ खुद ही अपने आप को कहना कोई नहीं, थोड़ा सा और आराम कर ले, रात को वो नींद पूरी नहीं हुई थी। तो इस तरह करके तो दिन गुजर जाते हैं, क्या करे बंदा। इन द फाइनल एनालिसिस द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग कैन बी जज्ड बेस्ट बाय, ठीक है। फाइनल एनालिसिस द इफेक्टिवनेस, काउंसलिंग की इफेक्टिवनेस को कैसे जज किया जा सकता है। द एकेडमिक सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की एकेडमिक सक्सेस से हमें पता चलता है काउंसलिंग अच्छी थी। एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट टू स्कूल लाइफ, उसकी स्कूल लाइफ के एडजस्टमेंट, एजुकेशन इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइंट, या द इफेक्टिवनेस ऑफ द पर्सन सब्सिक्वेंट लाइफ। तो उसकी पूरी जिंदगी के अंदर वो बंदा कहाँ पे कितना सक्सेसफुल है ना, इससे हमें उसकी जो है ना वो फाइनल एनालिसिस का इस तरह पता चलेगा कि ये बंदा कितना सक्सेसफुल है। सारे आंसर ठीक है, सभी होने चाहिए, लेकिन जो एक ब्रॉडर है ना, वो है पूरी लाइफ के अंदर हम फॉलो अप, पता चलेगा कि यार इसकी, ये बंदा कैसे लाइफ के अंदर एडजस्टेड है, इसकी कैसी काउंसलिंग हुई है, तो आगे जिंदगी में कितना कामयाब जा रहा है, उससे पता चलेगा। A good guidance program should take responsibility for its success upon, अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है उसकी, क्लासरूम टीचर, गाइडेंस स्पेशलिस्ट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, द हेड काउंसलर। तो अ गुड गाइडेंस प्रोग्राम शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर सक्सेस स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो, वो भी बन सकता है बी, लेकिन सी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्राइट है। अ गुड गाइडेंस प्रोग्राम शुड, अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम कौन सा होगा, बी मॉडल्ड आफ्टर वन दैट हैज प्रूवन टू बी सक्सेसफुल एल्सवेयर, ऐसा जो है ना वो गाइडेंस प्रोग्राम इफेक्टिव होगा जो कहीं और पे ठीक साबित हो चुका हो, बात तो ठीक है। बी यूनिफाइड अराउंड द नीड्स ऑफ टीचर एंड गाइडेंस काउंसलर, वो यूनिफाइड अराउंड द नीड, जो टीचर्स की और जो गाइडेंस काउंसलर है उसकी नीड के ऊपर पूरा उतरता है, ये भी ठीक है। असाइन डेफिनेट ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल, तो हर शख्स को उसकी ड्यूटी, बात तो ये भी कहीं ठीक बनती है। एस्टेब्लिश अ लाइन रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड इंस्ट्रूमेंटल स्टाफ, तो एस्टेब्लिश अ लाइन रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस इंस्ट्रक्शनल स्टाफ। तो गाइडेंस, अब इसके अंदर ना मोस्ट सूटेबल आंसर हमने तलाश करना है।